हाय दोस्तों, आई रियल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम ट्रांसफार्मर का पार्ट जो 2 तक कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें हम करेंगे पार्ट 3। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर ए मतलब एसी पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर देखो डीसी पे कार्य नहीं करता है। यदि क्योंकि हम डीसी सप्लाई देंगे ना तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। हम जिस पे सप्लाई देंगे वही वाइंडिंग जलेगी। क्योंकि देखो सीधे सीधे बात है कि डीसी पे क्यों नहीं कार्य करता है, क्योंकि डीसी का फ्लक्स जो होता है वो जो कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो प्राइमरी में नहीं वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो फिर उसके बाद फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। और जो फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा तो वही फ्लक्स जाकर सेकेंडरी में नहीं लिंक करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे कार्य करता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आउटपुट वोल्टेज के आधार पर देखिए ट्रांसफार्मर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप एंड एक होता है स्टेप डाउन। तो देखो स्टेप अप किसे कहते हैं, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप कहते हैं, जो वोल्टेज को जो घटाता है उसे स्टेप डाउन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो देखिए जो वोल्टेज को ज़्यादा करे उसे बोलते हैं स्टेप अप, और जो वोल्टेज को घटाए उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं, तो इसे स्टेप डाउन कहते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है। देखिए सिलिकॉन स्टील का बनता है, ऑप्शन नंबर डी से है। क्योंकि देखिए सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, तो हम उसी पदार्थ से कोर बनाते हैं जिसकी परमेबिलिटी हाई हो। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर। ट्रांसफार्मर नहीं, देखिए समांतर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए समांतर देखिए ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है अन्य मशीनों से सबसे ज़्यादा होती है। इसकी क्या आती है 95 to 98% होती है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर उसमें डी सही था। ट्रांसफार्मर के ओवरहीट का क्या कारण है। ओवरहीट का कारण क्या है, यदि लोड बढ़ेगा ना तो ट्रांसफार्मर पर यदि करंट बढ़ेगा तो वही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ओवरलोड। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर के भाग हैं। देखिए बाइंडिंग मतलब जो हम लपेटते हैं, कोर मतलब जिस पे लपेटते हैं, टर्मिनल हम जहाँ से मतलब आउटपुट लेते हैं। तो तीनों ट्रांसफार्मर का भाग हैं, तो यानी कि डी सही, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलते हैं देखिए 9वें क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है। तो जी कोर पर की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बाइंडिंग को क्या कहते हैं। देखो जो लोड से जुड़ी रहेगी उसे सेकेंडरी कहेंगे, जो सोर्स से जुड़ी रहेगी उसे प्राइमरी कहेंगे। देखिए यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सोर्स से जुड़ी रहेगी उसे प्राइमरी बोलेंगे, जो लोड से जुड़ी रहेगी उसे सेकेंडरी बोलेंगे। इतना दिमाग में हम रखिए। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी हुई बाइंडिंग क्या कहलाती है। देखो नहीं बताए थे अभी कि जो सप्लाई से जुड़ी रहेगी उसे प्राइमरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य। देखो ब्रीदर क्या करता है कि ब्रीदर में एक सिलिका जेल रखा रहता है, वो क्या करता है कि ब्रीदर जो है जो वायु में जो नमी है ना उसको ट्रांसफार्मर में नहीं जाने देता। यदि नमी चल जाएगी तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो जिससे वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर के कोर की बाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंसुलेटेड तार का, इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यदि इंसुलेटेड तार नहीं रहेगा ना तो वो अपने में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सट जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्या जी वोल्टेज, इसका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ट्रांसफार्मर देखो 2 चीज़ को बदलता है, वोल्टेज को और करंट को, लेकिन इसमें क्या आता है फ्रीक्वेंसी और पावर दोनों कांस्टेंट रहता है। कौन पावर, अपरेंट पावर। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए तेल का 2 कार्य, एक होता है इंसुलेशन प्रदान करना और एक होता है शीतलन को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें देखें इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में, फिर उसके बाद मोटर की रेटिंग होती है एचपीए में। डी ऑप्शन नंबर से। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्न में होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो कॉपर हानियाँ होती है वो देखिए बाइंडिंग में होती है, और जो कोर लॉसेस है वो कोर में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस
लॉस निम्न में होता है तो जी कोर में होता है। क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में देखिए दो प्रकार का लॉस होता है, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है मतलब कोर लॉस। कोर लॉस में दो लॉसेस होता है, ईडी करंट लॉसेस और होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो जो कोर में होता है वो क्या होता है, ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। यदि फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस जीरो हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का इंसुलेशन कितना होता है। देखिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन मतलब अनंत होता है। देखिए क्या रीज़न इसका, क्योंकि देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग ना अपने से देखो कनेक्ट नहीं होती कोई, क्योंकि दूर दूर रखी रहती है, एकदम सेपरेशन रहता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या होता है, उसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य डैश होता है। तेल के तापमान में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करता है। देखो कंजर्वेटर क्या होता है ना, कंजर्वेटर जो होता है ना वो टैंक और बकुज रिले के बाद लगा रहता है। कंजर्वेटर क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो एक्सपेंशन ऑयल होता है उसको थोड़ा सा फैलाव देता है। तो उसके यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में फेज का अंतर क्या होता है। देखिए यदि हम प्राइमरी में सप्लाई यदि 0 अंश पर दे रहे हैं तो जो हमको सेकेंडरी में जो सप्लाई होगी तो 180 अंश पर थोड़ा मतलब कि मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए। चलते अगले क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ होता है। देखिए ट्रांसफार्मर की ब्रीदर में ना सिलिका जेल जो होता है उसको यूज किया जाता है। सिलिका जेल क्या करता है कि मॉइस्चर जो होता है, जो नमी होता है उसको रोकता है, उसको ट्रांसफार्मर में जाने नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। देखिए शुष्क सिलिका जेल का जो रंग है ना वो नीला होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का रंग देखो कैसा हो जाता है, देखो सफ़ेद हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन जो नहीं दिया है। तो चलते हैं, तो चलिए सभी क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन जो ख़त्म हुआ। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में इसे शेयर करिए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी, यदि हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।